चलो तो फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल लो। लग भी सकता है टफ, नहीं तो आसान भी लग सकता है। ज्यादा टफ नहीं है, एक तो आपके उसमें पूरा है भी नहीं, लिमिटेड पोर्शन है। मुझे नहीं लगता इतना कोई टफ है। तो हेडिंग डाल लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा ठीक है। चलो तो पहले तो अभी पेन नीचे रख लो और मोबाइल भी नीचे रख लीजिए। इसका बेस बना देते हैं चैप्टर का पहले, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो हो सकता है आपको दिल पे चुभे, तो उसको दिल पे चुभने मत देना बस। आपका पेपर का नाम क्या है? आपका जो एग्जाम होगा कितने मार्क्स का बताया था होगा? 80 या 90? 90 मार्क्स का है पेपर आपका। अच्छा जी। अच्छा, इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं? नहीं पता, मैं 40% मान लूं। जनरली 40% रहता है, तो अपनी एग्जाम्पल के लिए 40% मान लेता हूं। तो कितने बन गए पासिंग मार्क्स? 36 मार्क्स बन गए, ठीक है। तो ये आपका टोटल मार्क्स है, ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। अब मान लो किसी बच्चे के, मैं आप में से कोई नहीं बोलूंगा, मैं कोई और बच्चा बोलूंगा, कोई और बच्चा है, कोई मेरा दूसरा स्टूडेंट है, उसके कितने मार्क्स आ गए? उसके मान लो आए 30 मार्क्स, उसके 30 मार्क्स है। तो क्या आपका कंक्लूजन है? फेल है। अच्छा, कैसे बताया आपने कि ये फेल है? तो आपने किसी एक मार्क्स से इसको कंपेयर करा? किससे कंपेयर करा? 36। अच्छा, प्रैक्टिकली हम लोग रियलिटी में, मैं बोलता हूं कि अगर सपोज किसी के 30 मार्क्स आ गए, तो हम रोजमर्रा की भाषा में एक बात और बोलते हैं, यार मैं इतने नंबर से फेल हो गया, मेरा इतने नंबर से रह गया। क्या बोलते हैं? 6 मार्क्स से रह गया। तो मतलब मैंने क्या किया? मैंने काइंड ऑफ एक बेंचमार्क सेट किया 36 मार्क्स का। फिर मैंने एक्चुअल मार्क्स देखे, कितने आए? 30 मार्क्स आए। फिर मैंने एक्चुअल को बेंचमार्क से कंपेयर किया और मैंने दोनों के बीच का क्या निकाला? डिफरेंस निकाला। अच्छा, अब ये बच्चा जो फेल हुआ, अब इसको क्या मान लो दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अब ये बच्चा दोबारा पेपर देने से पहले या उसकी जब तैयारी करेगा तो क्या करेगा? वो अपनी एनालिसिस करेगा कि मैं क्यों फेल हुआ, मैं क्यों पास नहीं हो पाया। वो एनालाइज करेगा कि मैं कहां पीछे रह गया। हो सकता है वो बोले कि मैंने रेगुलर स्टडीज नहीं करी, हो सकता है वो बोले कि मैंने रेगुलरली लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, हो सकता है वो बोले कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, एंड सो ऑन। तो वो एनालाइज करेगा भाई मैं क्यों फेल हुआ। हर किसी को, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, नंबर नहीं स्कोर कर पाता, बोले ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी को पता है मैं कहां पीछे रह गया। तो इसको भी पता होगा, ठीक है। तो वो एनालाइज करेगा और जब वो नई प्रिपरेशन करेगा तो वो क्या करेगा? इसके अगेंस्ट एक करेक्टिव एक्शन लेगा, मैं बोल सकता हूं। इसको रेक्टिफाई करेगा, जो भी गलती उसने करी उसको ठीक करेगा, है ना। तो देखो यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसी को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं बिजनेस में। तो यहां पे जो मैंने 36 मार्क्स लगाए, इसको मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड। 30 मार्क्स जो आया, इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल। डिफरेंस जो मैंने 6 नंबर का निकाला, इसको क्या बोलते हैं हम पता है? वेरिएंस।
और ये सब करते क्यों है हम लोग? ये मैनेजमेंट करती है काम कुछ कंट्रोल करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो ये क्या कंट्रोल करेगी? कॉस्ट कंट्रोल करेगी। तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो भी यही कर रही है। वो एक स्टैंडर्ड रख रही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रही है कि मेरी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। फिर वो एक्चुअल देख रही है कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई। फिर वो वेरिएंस निकाल रही है। और वेरिएंस क्यों आया? खाली वेरिएंस निकाल के बैठ जाऊंगा तो क्या फायदा हुआ? वो वेरिएंस क्यों आया, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो फाइंड आउट करेगी मैनेजमेंट। फिर उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लेगी ताकि वो वेरिएंस खत्म हो पाए। तो ये स्टूडेंट का अगला मकसद क्या होगा कि जब वो नेक्स्ट पेपर दे तो वो 40 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करे। यानी जो 6 मार्क्स का वेरिएंस आया था या जितने भी नंबर का वेरिएंस आया था 6 मार्क्स का, वो उसको रेक्टिफाई कर पाए। तो यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। बात समझ में आ गई? तो बस इतना ही है। तो यहां पे हमारा सारा चैप्टर में खेल होता है वेरिएंस निकालने का। सिर्फ यही काम है हमारे पूरे चैप्टर में, काम यही है, वेरिएंस निकालो। ठीक है, अभी पता लग जाएगा। भाई कुछ तो सस्पेंस रहने दो। मैं अगर पहले आपको प्री कंडीशन कर दूंगा तो क्या फायदा? आप अपने आप से डिसाइड करोगे ना आसान है कि मुश्किल है। चलो, तो आज तो मुझे क्या ही लगता है हम कितना ही प्रैक्टिकल पोर्शन कर पाएंगे। तो लिखना शुरू करते हैं कुछ पहले। भाई लिखो तो, करेंगे प्रैक्टिकल भी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या है? इट इज अ टेक्निक, it is a technique whereby a standard cost is set by the management, and then actual costs are compared with standard cost to find out the variances, ब्रैकेट में मतलब differences, and take corrective action to dispense of the variance। ब्रैकेट में लिख लो if required, of course, if required। अनन्या मोबाइल से हट जाओ, जब से आओ मोबाइल पे लगे हुए हो। क्या हो गया? लिख लिया? अच्छा, इफ रिक्वायर्ड क्यों लिखा मैंने? मेरे एग्जाम्पल में अगर किसी बच्चे के 90 में से 80 मार्क्स आ गए तो क्या उसको कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है? नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं करेक्टिव एक्शन की बात बोलूंगा तो मैं कोई खराब, अगर कोई चीज आई होगी, खराब सिचुएशन होगी, उसको ठीक करूंगा। ठीक है यार, दरवाजा खोल के चले गए, बंद कर दो, एसी ठंडा नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर, क्या बोला था अभी मैंने, बताओ किसके लिए यूज करा जाता है? क्या भी वर्ड बोला था हमने? कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, अच्छा तो फटाफट से अगर मैं स्टेप्स इन्वॉल्व बताऊं कि बताओ क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में,
तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हमने क्या सबसे पहला स्टेप किया था? हमने जब मैंने एग्जांपल बताया, मैंने सबसे पहले स्टेप क्या बोला? मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं, मतलब मैंने स्टैंडर्ड सेट किया। तो पहले मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, पहला स्टेप हो गया मेरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर सेकेंड स्टेप क्या किया था हमने? बच्चे से पूछा था भाई तेरे कितने नंबर आए, मतलब एक्चुअल मार्क्स पूछे थे उससे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। फिर क्या किया था हमने? फिर हमने दोनों को कंपेयर किया था। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड ascertaining वेरियंसेस। यही किया था। अरे मैं तो 6 नंबर से फेल हो गया। फिर क्या किया था आगे? मैंने क्या बताया था? फिर बच्चा क्या करेगा? करेक्टिव एक्शन से पहले, करेक्टिव एक्शन लेने से पहले उसको पहले पता तो करना पड़ेगा कि उसको क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। तो वो कारण देखेगा, भाई मैं क्यों फेल हुआ। तो analyze the variances and identify reasons for the same. Identify reasons for the same. और नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या था? टेक करेक्टिव एक्शन एंड डिस्पेंस ऑफ द वेरिएंस। ये स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताओ मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग? हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में कोई टेक्निकल शब्द नहीं चाहिए मेरे को, हिंदी में बताओ। हाँ, अच्छा, बेस फॉर कंपैरिजन। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? मिनिमम कॉस्ट। एक टर्म होगा बजटेड कॉस्ट। एक टर्म आप सुना होगा बजटेड कॉस्ट। तो क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट बजटेड कॉस्ट ही है? क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट बजटेड कॉस्ट ही है? नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बजटेड कॉस्ट नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मैं बोलता हूं मेरी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कितनी कॉस्ट मेरी होनी चाहिए। मैंने जब बोला 36 मार्क्स, तो मैंने बोला 36 मार्क्स मुझे स्कोर करने चाहिए टू पास। बजटेड कॉस्ट क्या है? मैं बोलता हूं मेरी इतनी कॉस्ट होगी। दोनों में फर्क समझो। एक मैं बोल रहा हूं मेरी होनी चाहिए इतनी मार्क्स, इतनी कॉस्ट। मैंने बोला पास होने के लिए 36 मार्क्स होने चाहिए, लेकिन मैंने बोला बच्चे को देखे कि बच्चा होशियार है, 50 मार्क्स तो स्कोर कर लेगा। ये बजट है। मैंने बोला वो 50 मार्क्स स्कोर कर लेगा बच्चे को देख के, वो बजट किया मैंने। लेकिन पास होने के लिए 36 मार्क्स स्कोर करना है, करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। दोनों के बीच की बारीकी समझ रहे हो? हाँ हाँ, फिर एक्चुअल अलग होगा। मैंने बोला 50 मार्क्स स्कोर करना चाहिए, लेकिन उसके आए 60 मार्क्स। लेकिन अगर मैं खाली पास होने के लिए बोल रहा हूं तो मैं तो 36 से कंपेयर करूंगा ना, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, प्रिडिक्शन ही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि होगा इतना गिवन द सिनेरियो। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये होगा डजंट मीन कि मेरे हिसाब से होना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे होता नहीं है, हम कभी कभी क्या कहते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है मेरे को यहां से यहां फ्लाइट टिकट बुक करनी है।
तो हमको सिचुएशन पता है भाई फ्लाइट्स की क्या है, डिमांड ज्यादा है, जो भी है, तो हम बोल देते यार यहां से आप 5,000 रुपए की तो टिकट होगी। लेकिन मनी मन हम सोचते यार 5,000 महंगा है, होना नहीं चाहिए, होना तो 3,000 ही चाहिए। समझ रहे हो डिफरेंस है ना दोनों में। तो क्या लिखेंगे मीनिंग इसमें, लिखो इट इज अ प्लान्ड कॉस्ट, it is a planned cost which is determined on a scientific basis। कुछ साइंटिफिक बेसिस निकाल के हम लोग ये निकालते हैं, और ऐसे कोट्स में लिख लो इसको, जो मैंने आपको हिंदी में बोला उसी को कोट्स में लिख सकते हो आप। what should be my cost, what should be my cost, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, शुड बी, कितनी मेरी कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, कर लिया नोट, चलो भाई जब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे ना चैप्टर को। अब आप जब करोगे प्रैक्टिकली चीज तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे शायद। नेक्स्ट है, और ये सब आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ना, सिर्फ प्रैक्टिकल सवाल थोड़ी आएंगे एग्जाम में। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे मैं बना रहा हूं वैसे एक बाइफर्केशन बनाओ इसमें। एक लिखो बेसिक स्टैंडर्ड, एक लिखो करंट स्टैंडर्ड्स। बेसिक स्टैंडर्ड्स में और 3 बाइफर्केशन निकालो। एक में लिखो आइडियल स्टैंडर्ड, एक में लिखो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, एक में लिखो नॉर्मल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो नंबर 1 लिखो फर्स्ट बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड, इसमें लिखो standard established for an indefinite period, for an indefinite period। नेक्स्ट लिखो these standards remain constant year after year। These standards remain constant year after year। Next arrow, for this a base year is selected। तो पढ़ के समझ आ गया, पढ़ के समझ आ गया। मतलब अगर मैं हर साल अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर दूं कि यही मेरा स्टैंडर्ड है, बदल नहीं रहा वो, तो वो बेसिक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो बताओ अब इसका ही ऑपोजिट क्या हो जाएगा।
मैंने बोला ये बेसिक स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जो कांस्टेंट रहता है हर साल, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बताओ, हिंदी में बोल दो ना इसका ऑपोजिट। जो मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूं उसका ऑपोजिट बोल दो। हाँ, तो करंट स्टैंडर्ड क्या हुआ? दो स्टैंडर्ड्स that changes या varies periodically, इसको मैंने बोल दिया करंट स्टैंडर्ड। तो इसका एक टाइप हमने बोला आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड, तो इसमें लिखो दीज आर theoretical standards, these are theoretical standards that is they are not practically attainable। नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में लिखना दीज आर बेसिकली अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड। चलो लिख लिया, लिख लिया। आप लोग इंग्लिश पढ़ते थे स्कूल में, तो इंग्लिश में क्या बोलते थे? मान लो इंग्लिश में कोई एग्जाम 30 मार्क्स का कोई यूनिट टेस्ट या कुछ हुआ, तो अगर मैं आइडियली पूछूं, हम बोलते हैं ना आइडियल सिचुएशन, मैं आइडियली पूछूं कि आइडियली कितने मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 30, आप बोलोगे 30 में से 30 भाई 100% मार्क्स, यही बोलोगे ना? हाँ, अच्छा इंग्लिश में आते थे, लेकिन हम क्या बोलते थे? क्या रियलिटी में इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है? क्या एक रियलिस्टिक है? चलो एक अलग हो गई, वो अलग दुनिया की हो गई, वो छोड़ो। एक नॉर्मल इंसान के लिए, हम जैसे इंसानों के लिए, क्या फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है इंग्लिश जैसे या कोई भी लैंग्वेज में? हम बोलते नहीं थे ना इंग्लिश में कहां से फुल मार्क्स आएंगे। तो आइडियली तो मैं बोल रहा हूं फुल मार्क्स आने चाहिए, लेकिन वो एक अनरियलिस्टिक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं फुल मार्क्स लाऊं इंग्लिश में जाके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स भी वही है, आइडियल स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है, जो मैं बोल देता हूं आइडियली होनी तो चाहिए भाई। आइडियली मेरी कोई मटेरियल की कॉस्ट 1 रुपए होनी चाहिए, बट वो होगी नहीं, हो नहीं सकती वो, तो ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल बोल लो, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हो गए। ठीक है, चलो बी एक्सपेक्टेड, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स। इसमें लिखो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड, they are based on expected performance after considering unavoidable losses or lapses। They are based on expected performance after considering unavoidable losses or lapses।
ठीक है। तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड वो है जो हम लोग बहुत, क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली सोच के करते हैं कि भाई इंग्लिश में अगर 30 मार्क्स का पेपर हुआ है तो 26 27 लाना फिर भी सही है, अटेनेबल है। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग जो भी अवॉइडेबल चीजें, अनअवॉइडेबल चीजें जो हैं, भाई इंग्लिश में 2-3 नंबर कट ही जाते हैं, ग्रामर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, लिखते लिखते जल्दी जल्दी तो कट ही जाते हैं, तो अनअवॉइडेबल है। तो उसके बाद जो हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसको हमने बोल दिया प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। तो इसलिए मीनिंग से ही पता लग गया कि ये क्या है, ये कॉमनली यूज्ड है, मतलब रियलिटी में जो बिजनेसेस में या कंपनीज में यूज होंगे वो यही वाले स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, सी लिखो, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, these are past performance standards, that is they are based on average performance in the past. मतलब कुछ नहीं है, अगर मैंने 5-3 साल की फिगर्स लेके उसका एवरेज निकाल दिया तो उसका जो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसको मैंने बोल दिया नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, लिख लिया, बढ़ो आगे, लिखते रहो बस, क्योंकि आज ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज आपको करनी नहीं, तो आप नहीं, ऐसे नहीं होता ना अनन्या भाई, एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, एक तरीका होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं, मतलब आप अपने कॉलेज में बोलते हो पहले प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट अभी करवा लो, थ्योरी वाले सब्जेक्ट बाद में करवा देना, आगे के सेमेस्टर में डाल देना, ऐसे नहीं चलता ना, एक तरीका होता है हर चीज का। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस, एक हो गई टाइप 1 क्लासिफिकेशन, अभी आप इन नोट्स को हल्के में ले रहे हो, आगे जाके देखना इन नोट्स का यूज। टाइप 2 क्लासिफिकेशन, तो एक तरीका होता है क्लासिफाई करने का जिसमें हम बोलते हैं वेरिएंसेस या तो कंट्रोलेबल होते हैं या अनकंट्रोलेबल होते हैं। और एक होता है जिसमें हम वेरिएंसेस को या तो बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंसेस या एडवर्स वेरिएंसेस। कंट्रोलेबल वेरिएंसेस में लिखना वेरिएंसेस अराइजिंग ड्यू टू फैक्टर्स which are within the control of management। तो अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस क्या हो गए, वेरिएंसेस अराइजिंग ड्यू टू फैक्टर्स, क्या लिखो बताओ, which are नॉट इन कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, वेरिएंसेस का मतलब तो समझ गए, वेरिएंस शब्द का वर्ड तो मतलब समझ गए आप लोग, है ना। तो वेरिएंसेस को अब क्लासिफाई कर रहे हैं, तो भाई वेरिएंसेस अब जब आ गए तो कुछ फैक्टर हो गया, भाई मेरे 36 में से कितने 30 मार्क्स आए थे,
लेकिन मैं एग्जाम से 2 महीने पहले इतना सीरियसली बीमार हो गया कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, तो क्या वो फैक्टर अब मेरे कंट्रोल में है? क्या वो, मैं बीमार पड़ गया भाई, अब कोविड हो गया, कुछ भी हो गया, चलो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, तो क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। क्या वो मेरी गलती है? मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, बिस्तर में पड़ा हुआ था, मैं कैसे पढ़ाई करता, है ना? तो वहां वेरिएंस जो आया वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन कंट्रोलेबल क्या है? मैं पढ़ाई छोड़ के नेटफ्लिक्स देख रहा था बैठ के घर पे, है ना? तो ये मेरे कंट्रोल में था, मैं नेटफ्लिक्स बंद करके पढ़ाई कर सकता था। तो ये क्या हो गया? ये कंट्रोलेबल वेरिएंसेस हो गए। इसी प्रकार से दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होगी? फेवरेबल, एडवर्स। तो वर्ड पढ़ के समझ आ रहा होगा मीनिंग, फेवरेबल और एडवर्स। फेवरेबल एक पॉजिटिव वर्ड है, एडवर्स एक नेगेटिव वर्ड है। तो 36 में से 30 मार्क्स आए थे, तो वहां 6 का जो आया था वेरिएंस वो क्या था? एडवर्स। और अगर मेरे मान लो 90 में से 70 मार्क्स आ जाते तो वो क्या होता? वो फेवरेबल होता। ठीक है, तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे ना, बिजनेस थोड़ी नंबर कमा रहा है, तो बिजनेस क्या बोलेगा? देखो अब बिजनेस कैसे क्लासिफाई करेगा, तो लिखो वेरिएंसेस दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, वेरिएंसेस दैट इज, ये थोड़ी अंग्रेजी गड़बड़ हो गई, वेरिएंस लिखना, वेरिएंस दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, ये क्या हो गए? ये फेवरेबल हो गए। और एडवर्स क्या हो गए? वेरिएंसेस दैट गिव्स लॉसेस टू द कंपनी। तो इसका मतलब एडवर्स और फेवरेबल में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, है ना? मैंने बोला भाई मेरी स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट 5 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए थी, मेरी मटेरियल की कॉस्ट 5 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में अगर ये 8 रुपए पर यूनिट हो गई तो कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए, मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए, मेरी कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए, तो ये एक एडवर्स वेरिएंस है। वहीं बोलूं अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट हो गई मटेरियल की, तो यहां पे क्या हो गई? मेरी कॉस्ट कम हो गई 2 रुपए से, तो यहां पे जो वेरिएंस निकल के आएगा ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मुझे प्रॉफिट देगा कहीं ना कहीं, तो ये मेरे लिए फेवरेबल वेरिएंस हो गया। तो बिजनेस या मैनेजमेंट कैसे क्लासिफाई करेगा एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंस में? क्या वर्ड बोला मैंने? किसके बेसिस पे करेगा? प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, चलो तो आ जाए भाई, अनन्या कह रही थी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, लिख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस कर भी नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं है। तो अब जो मुद्दे का हमें काम करना है, बड़ा बड़ा लिख लो, जो एक्चुअली में हमें काम करना है यहां पे, बताओ क्या कैलकुलेट करना है हमको? नहीं, वेरिएंसेस, वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है ना? तो पूरे चैप्टर में हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, इसलिए कई लोग इसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं। आपको किताबों में कहीं लिखा हुआ दिख सकता है, या कोई और हो सकता है बोले वेरिएंस एनालिसिस इसी को, बिकॉज हमारा फोकस होता है सारा वेरिएंस की कैलकुलेशन पे। अच्छा, अगर मैं कॉस्ट को तोड़ू, मैं कॉस्ट के एलिमेंट्स को तोड़ू, तो बताओ मेरे कॉस्ट कैसे कैसे टूटते हैं? चलो वेरिएबल फिक्स छोड़ दो, अगर मैं एलिमेंट्स पूछूं, एलिमेंट समझते हो? सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या होती है? कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं ये पेन बना रहा हूं, तो इसमें सबसे मटेरियल, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी होती है? लेबर, और तीसरी हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो ये तीन मैं मोटा मोटा बोल सकता हूं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो आपके जो वेरिएंसेस होते हैं, मटेरियल के अपने वेरिएंसेस होते हैं, लेबर के अपने वेरिएंसेस होते हैं, और ओवरहेड्स के अपने वेरिएंसेस होते हैं। अब ओवरहेड्स वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स के अपने वेरिएंसेस होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स के अपने होते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट के वेरिएंसेस भी निकलते हैं, सेल्स के वेरिएंसेस भी निकलते हैं। अब आप लोगों के लिए अच्छी खबर क्या है? आपको सिर्फ मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस करना है, बाकी नहीं करना है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो सीए वाले बच्चों से पूछना वो कितना रोते हैं इस चैप्टर में, क्यों रोते हैं? आपको गैस हो गया होगा क्यों रोते हैं वो। तो भाई सबसे पहले कौन से करेंगे हम?
मटेरियल वेरिएंसेस। तो भाई लिखते हुए चलना बस मेरे साथ साथ। फर्स्ट लिखना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको शॉर्ट में हम बोल देंगे MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो MCV क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन एग्जाम के लिए ये बात हमारे लिए एकदम कबाड़ है, कूड़े के बराबर है। एग्जाम के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो पहले लिखो SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। किसी को आइडिया है फुल फॉर्म SQ क्या, AQ क्या? SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अच्छा। SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, और AQ मतलब तो कॉलेज में पढ़ा तो गैस किया, तुक्का मारा, किसने बताया था? तो भाई आप हो, और मुझे कोई शक है भी नहीं, आप लोग हो समझदार बच्चे। एक बार लिख लो, बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे। लिख लिया? चल भाई चल 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 नीचे आ जा। लिख लिया? ये यहां ऐसे लिख लिया आपने। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जहां लिखा उसके आगे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है पूरे उसमें, बाकी सब तो नॉर्मल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताऊंगा क्या है ये सब, आज शायद नहीं करेंगे चर्चा, बट मैं आपको बताऊंगा क्या चक्कर है, बहुत सिंपल है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मटेरियल की कॉस्ट की वेरिएंस निकाल ली, लेकिन मैं हूं जिद्दी, मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के शांत नहीं बैठा। मैंने कहा नहीं, खाली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के क्या होगा, अब मुझे इसको तोड़ के बताओ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आई तो आई क्यू, मैंने बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मुझे रीजंस निकालने, तो खाली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के मैं रीजंस नहीं निकाल सकता, मुझे और तोड़ के बताओ कि ये आई क्यू। तो मैं देखो क्या करता हूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को और तोड़ देता हूं भाई। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को मैं कैसे कैसे तोड़ता हूं, एक मैं बोलता हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट में क्या बोल दूंगा इसको मैं, बताओ, MPV। और दूसरा मैं बोल देता हूं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको शॉर्ट में बताओ क्या बोल दूंगा, MUV। यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग हो गए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यानी मेरी मटेरियल की कॉस्ट की वेरिएंस क्यों आ रही होगी, मैंने बोला यार या तो मटेरियल की प्राइस की वजह से आ रही होगी कि मैंने प्राइस कुछ और सेट करी थी स्टैंडर्ड में, एक्चुअल कुछ और हो गई, या तो मैंने नालायकों की तरह मटेरियल यूज किया होगा, जहां मुझे 2 यूनिट्स यूज करने चाहिए थे मटेरियल के, वहां मैंने 5 यूनिट्स यूज कर लिए। तो ये 2 रीजंस की वजह से वेरिएंस आ रही होगी, या तो प्राइस में कुछ फर्क हो गया होगा, या तो मैंने नालायकों की तरह उसको यूज किया होगा। तो बस इसलिए मैंने इसको अकॉर्डिंगली तोड़ दिया कि ओवरऑल मेरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन 2 कारणों की वजह से हो रही होगी। ठीक है, अच्छा बताओ क्या बस इतनी क्लासिफिकेशन है इसकी, और कुछ और भी हो सकती है?
अनफॉर्चुनेटली यहां आपके लिए बुरी खबर है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस को और तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? एक निकाला जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बताओ शॉर्ट में क्या बोल दूंगा इसको? हाँ, MMB। शॉर्ट फॉर्म्स याद करने भी नहीं, एग्जाम में लिखने भी नहीं है, ये अभी के लिए लिख रहे हैं हम बस। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज भी नहीं करने। और दूसरा बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस, MYV। लिख लिया? चलो, लेकिन मैं बम फोड़ने के साथ साथ आपको जो आपका आग लगती है, आपका बदन जल जाता है ना, उसमें मरहम भी लगाता हूं। इसलिए इन दोनों में जो आपने तोड़ा, अबे भाई क्या हो रहा है? इसमें आपने जो तोड़ा, इसमें लिखो ओनली कैलकुलेटेड व्हेन, क्या हो रहा है, when there are more than one type of raw material। अभी से डर गए? अभी से डर गए? बहुत जल्दी नहीं डर गए अभी? ठीक है, तो अब मैं फटाफट से सारे फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं, फिर इसको एनालाइज करते बैठेंगे अगली क्लास में। क्या हो गया? अच्छा लिख लो, ऊपर का लिख लिया? क्या? हाँ, तो अब ये आ गए ना, ये जो नए नए मैंने निकाल के लिख नहीं दिए वेरिएंसेस, अब ये लिखेंगे। सबसे बड़ा वेरिएंस कौन सा, बाप कौन सा है? बाप है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप एक काम करो, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको नंबर कर दो, इसको ऐसे 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो। तो बाप तो MCV है, उसके बच्चे हैं सारे। ये हो गया A, ये B, ये बच्चे के बच्चे हो गए। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से लिखते हैं यार, टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास, बस फॉर्मूले लिखने हैं हमको। तो सबसे पहला क्या लिखें बताओ? बोलो भाई मुंह से। MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो MPV कैसे निकलता है, लिख लो। MPV इज इक्वल टू SP माइनस AP इंटू AQ। AQ के नीचे लिख लो एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड इफ अवेलेबल। ठीक है, तो SP क्या है, AP क्या है, AQ क्या है? ठीक है, ठीक है, वैसे AQ याद रखो, ये मैंने जस्ट इन केस लिखवा दिया है। दूसरा क्या होगा? फुल बताओ क्या हुआ? तो MUV इज इक्वल टू SQ माइनस AQ इंटू SP। इसके नीचे लिख लो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और कंज्यूम्ड। इसमें मुझे खाली SQ का बता दो। आउटपुट, सब बोलो बच्चे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ था बताओ, इसके बाद क्या लिखूं? मटेरियल
चलो भाई नीचे चलो। और तो कोई नहीं है, तो लिखो एम बी का क्या फॉर्मूला है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस एस पी। अब आर एस क्यू कुछ नया निकल के दिख रहा है हमको, इसमें लिखो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसमें और नीचे एरो डाल के लिखो, इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। ए क्यू के नीचे लिखो, वैसे तो सर एक्चुअल क्वांटिटी होता है बट क्लैरिफिकेशन के लिए लिख लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रपोर्शन। ऐसे देखो, ऐसे एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ऐसे हो गया। ठीक है, सुबह उठना, चाय वाय पीना, सुबह उठ के लोग गायत्री मंत्र गाते हैं, आप ये गाना। ठीक है, बोलो हमारा गायत्री मंत्र यही है। चलो लास्ट क्या है बताओ, क्या है बाद में करना, पहले बताओ लास्ट क्या है। हाँ चलो चलो लास्ट क्या है जल्दी बताओ, नहीं तो आधा घंटा और पढ़ाऊंगा फिर। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको हम बोलते हैं कभी कभी मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस भी। बट शॉर्ट में क्या बोल देंगे, MYV। तो MYV का क्या फॉर्मूला होता है, SQ माइनस RSQ इंटू SP। ठीक है, और ये जो हमने यहां पे लिखा था ना, तो यहां पे भी लिख लेना NUV इज इक्वल टू MMB प्लस MYV। तो यहां पे एक प्लस का साइन यहां पे भी डाल देना। तो अब आपका क्या काम है, गेस करो। याद करना है आगे। जो बच्चा इंग्लिश में फुल मार्क्स ला सकता है वो कैसे बोल सकता है ये। अगली क्लास में मैं पहले पूछूंगा रैंडमली किसी से भी, बताओ इसका क्या फॉर्मूला है। अभी सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। बताऊंगा, फिर मैं शेड्यूल पूछ के बता पाऊंगा ना, यहाँ पे रूम का क्या शेड्यूल है। बोला तो था लेकिन क्लास यहीं से ढंग से हो पाती है।